कि वो अगले ही दिन घर आने वाला था। कमल उसे आने के लिए मना कर रहा था, लेकिन निर्मला नहीं मान रही थी। अगले दिन शिवराज ने हॉल में एक मीटिंग बुला ली। वहां पर सभी लोग आकर जमा हो गए और ये कयास लगाने लगे कि मीटिंग किस बारे में होने वाली थी। इतने में शिवराज वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि उनके परिवार के अच्छे दिन आने वाले थे। ये सुनते ही सब लोग हैरान हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। कैसे अच्छे दिन? ऐसा क्या हो गया जो हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं? कोई बड़ी डील क्रैक हुई है क्या? सबने अपनी अपनी तरह से फिर से कयास लगानी शुरू कर दी और शिवराज ने फिर से सभी को शांत करवाते हुए कहा, बीते दिनों हमारे परिवार के साथ जो कुछ हुआ वो बहुत दुखद था। पहले प्रफुल्ल की गिरफ्तारी हुई, फिर राधिका का चले जाना और उसके बाद मेरे ऊपर हमला। ये सब कहीं ना कहीं बहुत परेशान कर देने वाला था। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी नरक से गुजर रही थी। इस बीच निर्मोही बाबा से मेरी मुलाकात भी हो रही थी और उन्होंने कहा कि हमारे घर में एक पनौती है। वैसे तो आप लोगों को इस बारे में पहले ही पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि सच में हमारे घर के अंदर एक पनौती है और उसकी हमने पहचान भी कर ली है। शिवराज की बातें सुनते ही सब लोगों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। हमारे घर में पनौती है? कौन है वो पनौती? पापा जी किसकी बात कर रहे हैं? सब लोग आपस में एक दूसरे से यही सवाल करने लगे थे। वो उससे पूछ ही रहे थे कि इतने में अभिलाषा ने धीरे से निर्मला की तरफ देखा तो निर्मला ने अपनी नजर नीचे कर ली। लकी भी निर्मला की तरफ ही देख रहा था और फिर मुस्कुराने लगा। और आज मैं आप सभी के सामने उसका पर्दाफाश करने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि बाबा ने मुझे किसी का नाम बताया और मैंने उस पर आंख मूंद करके विश्वास कर लिया। मैंने भी अपनी तरफ से उस नाम को परखने की पूरी कोशिश की है। मैंने उसे अपनी तरफ से ये मौका भी दिया है कि वो आराम से अपने पक्ष में सबूत इकट्ठे कर ले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर पाई होगी, शिवराज ने कहा और फिर निर्मला की तरफ देखने लगे। निर्मला की नजर शर्म के मारे नीचे हो गई थी। वो चाह कर भी ऊपर नहीं देख पा रही थी। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो मेरी सारी बहुओं के लिए है। आप लोगों को याद होगा कि जब सोहन की डेथ हुई थी तो उसने सारे गहने सिर्फ निर्मला के नाम कर दिए थे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही सोहन मेरे सपने में आई और उसने कहा कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई। उसने कहा कि जिन गहनों पर उसकी सभी बहुओं का अधिकार था, उन गहनों को वो सिर्फ अपनी एक बहू को कैसे दे सकती है। इस बात का उसे बड़ा पछतावा हो रहा था। ऐसे में उसने कहा कि ये सारे गहने निर्मला से वापस ले लूं मैं और सभी बहुओं में बराबर बांट दूं। अब भले ही कहने को ये सिर्फ सपना है, पर सोहन का सपना है तो इसमें भी मैं क्या कर सकता हूँ। बाकी आप लोग बताओ कि आपकी क्या राय है इस बारे में। शिवराज ने अपनी बहुओं की तरफ देखा और पूछा। सारी बहुएं एक दूसरे की तरफ देखने लगी। उनके चेहरे पर एक खुशी नजर आ रही थी, दबी जुबान में ही सही, लेकिन हर बहू ने कहीं ना कहीं इस बारे में बात करनी जरूर शुरू कर दी थी कि उन्हें भी माँ जी के गहने में से कुछ गहने मिलने चाहिए। ऐसे में सभी ने एक सुर में कहा, पापा जी आप सही कह रहे हैं। हाँ, माँ जी के गहने पहनने का मौका तो हमें भी मिलना चाहिए ना। हाँ, हमें उनकी इच्छा का पूरा मान रखना चाहिए। सभी बहुओं के मुंह से इस तरह की बातें सुनने के बाद निर्मला का दिमाग और ज्यादा खराब हो गया। उसने एक सेकंड के लिए नजर उठाकर देखा तो पाया कि शिवराज अभी भी उसी की तरफ देख रहे थे। बाकी सभी लोग भी निर्मला की तरफ ही देखते जा रहे थे। निर्मला ने जब कमल की तरफ देखने की कोशिश की तो कमल ने उस पर से अपनी नजर हटा ली। ऐसे में निर्मला से रहा नहीं किया और उसने बिफरते हुए कहा, बस करो, आप सब लोग बस करो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पापा जी को सच में कोई सपना आया था या फिर ये सब मुझे घेरने की साजिश चल रही है। आप लोगों को गहने पहनने हैं ना, अच्छी बात है, पहनिए। अगर मिल जाए तो पहनिए, लेकिन मैं आप लोगों को साफ कह देना चाहती हूँ कि अब मेरे पास वो गहने नहीं है, अभिलाषा ने कहा। जैसे ही सब लोगों ने ये बात सुनी तो उनके कान खड़े हो गए। वो हक्के बक्के से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। गहने कहाँ चले गए? माँ जी ने इन्हें ही तो दिए थे। कहीं इन्होंने लकी और शिवराज को तो पहले ही इस बात का अंदेशा था कि निर्मला के पास में गहने नहीं थे। आखिर उनके सामने ये बात साबित भी हो गई। इस वजह से उन्हें इतना बड़ा झटका नहीं लगा था जितना बड़ा झटका बाकी लोगों को लगा था। शिवराज ने देखा कि सभी के चेहरे पर गहनों के बारे में जानने के लिए उत्साह नजर आ रहा था। ऐसे में उन्होंने भी सभी की तरफ से निर्मला से पूछा, अब जब इतना कुछ बता ही दिया है तो ये भी बता दो कि गहने कहाँ चले गए हैं।
तुमने उन्हें बेच दिया या फिर? नहीं, मैंने उन्हें नहीं बेचा है। मैंने उन्हें अपने बेटे के लिए इस्तेमाल किया। जब आपने मेरे बेटे के खिलाफ साजिश करके उसे इतने सालों तक भूखा मरने के लिए छोड़ दिया था, तब यही कहने उसके काम आए। भले ही इसे आपने परीक्षा का नाम दिया, लेकिन मेरी नजर में ये किसी प्रताड़ना से कम नहीं है। कोई माँ अपने बच्चे को इतनी कम उम्र में इस तरह से भूखा मरने के लिए कैसे छोड़ सकती है? मुझे नहीं पता कि अभिलाषा ने वो दौर कैसे गुजारा होगा, लेकिन मुझे दिन रात बस प्रफुल्ल की ही चिंता लगी रहती थी। मुझे हर दम बस यही चीज खाती रहती थी कि मेरा बेटा कैसा होगा, क्या कर रहा होगा, क्या खा रहा होगा, कहाँ रह रहा होगा। मैं उसे अपनी तरफ से कुछ देना चाहती थी, और मेरे पास उसे देने के लिए इन जेवरों के अलावा और कुछ नहीं था। इसलिए मैं एक एक करके उसे जेवर देती गई। वो उन्हें बेचता था और उसे जैसे तैसे अपनी जिंदगी जीता था। निर्मला ने कहा। जैसे तैसे अचानक से शिवराज के मुंह से निकला। निर्मला के मुंह से ये शब्द सुनते ही शिवराज के तो होश ही उठ गए। जैसे तैसे कि तुम कैसे बात कर सकती हो? तुम्हें पता भी है कि जिस जमाने में तुमने वो जेवर दिए थे, उस जमाने में उनकी कीमत क्या थी? अगर किसी आम परिवार को वो जेवर दिए जाते ना, तो उसकी 7 पुश्तें आराम से घर बैठकर खा सकती थी। वो इतना सोना था, और तुम कह रही हो कि प्रफुल्ल ने उससे अपनी जीवन को जैसे तैसे जिया है। शिवराज ने निर्मला को फटकारते हुए कहा। बाकी लोगों का भी यही कहना था जो शिवराज का कहना था। निर्मला ने तो सच में हद ही पार कर दी थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा भी कुछ कर सकती थी। खुद निर्मला के पास में भी उससे कहने के लिए कुछ नहीं रह गया। कमल, जब तुम्हारे घर में ये सब हो रहा था, तब तुम्हारा ध्यान कहाँ था? तुम्हें इस बारे में कोई अंदाजा था भी या नहीं? शिवराज ने कमल की तरफ देखते हुए कहा। नहीं पापा, मुझे इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था। कमल ने बहुत ही दबे हुए सुर में जवाब दिया। सभी लोगों की नजर कमल पर जा टिकी। कोई उसके ऊपर तरस खा रहा था, तो किसी को उससे नफरत हो रही थी। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल गया है कि निर्मला ने सोहन के सारे गहने बिकवा दिए हैं, और उससे इनके सुपुत्र ने अय्याशी की है। ऐसे में सोहन की इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा मैं। सोहन, मुझे माफ कर देना, शिवराज ने कहा और ऊपर देखकर हाथ जोड़ लिए। इसके बाद शिवराज ने फिर से निर्मला की तरफ देखा और कहा, अगर इस कारण को आधार बनाया जाए तो ये भी अपने आप में निर्मला को बाहर करने के लिए काफी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर किसी के मन में अभी भी इसके लिए सिंपैथी बाकी रह गई है, तो उसे अभी खत्म कर दिया जाए। निर्मला ने ना सिर्फ अपने बेटे के फायदे को परिवार के कायदों के ऊपर रखा, बल्कि उसने कंपनी में भी अपने और अपने परिवार के फायदे को ऊपर रखा। मेरे भरोसे का इन्होंने गलत इस्तेमाल किया, गलत फायदा उठाया। हिल्टन ग्रुप के साथ हमारी साझेदारी उसी बात का एक नमूना है। मेरे पास में ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने रुस्तम जी पेश करें। शिवराज ने कहा। रुस्तम को आगे आने का इशारा कर दिया। रुस्तम ने परिवार के बाकी लोगों के सामने प्रफुल्ल और निर्मला के सारे काले चिट्ठे खोलकर पटक दिए थे। जब परिवार के बाकी लोगों ने उसे सुना, तो उनकी हैरानी और ज्यादा बढ़ गई। खुद कमल को भी ये विश्वास नहीं हो रहा था कि निर्मला ऐसा कुछ कर सकती है। वो अपना सिर पकड़कर वहां बैठ गया। अब आप कहिए, क्या निर्मोही बाबा ने गलत कहा था? निर्मला ने इस घर में जो कुछ भी किया, क्या वो किसी पनौती से कम था? अगर सही वक्त पर रुस्तम ने प्रफुल्ल पर केस न करवाया होता ना, तो हम सब सड़क पर आ चुके होते। अभी तक मैं भी उसे बचाने के लिए उसकी बेल करवाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि उस काम को करना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। ऐसा नहीं है कि मुझे परिवार के ये दोनों सदस्य पसंद नहीं है, या इनके अंदर काबिलियत नहीं है, लेकिन इन्होंने अपनी काबिलियत का गलत फायदा उठाया। इन्होंने मेरा, हम सब का भरोसा तोड़ा है, और भरोसे के टूट जाने से बुरा और कुछ नहीं होता। इसलिए मैं निर्मला को इस घर से 1 मिनट दादाजी। इससे पहले कि शिवराज अपनी बात पूरी कर पाते, लकी ने उनकी बात को बीच में काटते हुए कहा। सभी लोग लकी की तरफ देखने लगे। लकी ने निशांत को इशारा किया और फिर खुद आगे की तरफ बढ़ने लगा। माफ करना दादाजी, आप जब बोल रहे हो तो मुझे बीच में नहीं आना चाहिए था, लेकिन फिर भी बात कुछ ऐसी है कि अगर अभी नहीं कही जाती तो फिर कभी नहीं कही जा सकती थी। मैं आप सभी के सामने खतरनाक खुलासा करना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं कि आप सब लोग उसे कैसे लेने वाले हैं, लेकिन मेरे सामने जब वो बात आई तो मेरे पैरों के नीचे से तो जमीन खिसक ही गई। अभी थोड़ी ही देर में हमारे सामने एक आदमी आने वाला है, जो हमें दादी के मौत के बारे में कुछ ऐसा बताने वाला है जो हमने पहले कभी नहीं सुना था।
लकी ने कहा और फिर शिवराज की तरफ देखने लगा। शिवराज की आंखें भी तीखी हो गई। वो भी सोहन के बारे में उस बात को जानना चाहते थे जो उन्होंने अभी तक नहीं जानी थी।